Hello students, I hope you all are fit and fine. Today we are starting the chapter correlation into statistics. Without wasting your time, let's hit the chapter. Very first thing, it is a statistical method to measure quantitative relation between two variables. We remember statistics first chapter, उसमें हमने डिस्कस किया था statistics is about quantitative data, aggregate of data. तो obviously जो information होगी that will be in quantitative form. Now in this chapter we will try to correlate them. correlate करने का मतलब ये है कि मैं अभी आपको बता दूं कि correlation का जब आंसर हम करते हैं या correlation के questions जब करते हैं तो correlation का जो coefficient निकलेगा, correlation coefficient comes in between -1 and 1. इस स्केल पे हम इसको रेट करेंगे. तो जितना वो पॉजिटिव साइड मूव कर रहा है और 1 तक आ रहा है उतना उनका कोरिलेशन या उनका बीच का रिलेशन स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, और जितना वो नेगेटिव 1 की तरफ जा रहा है या जितना नीचे जा रहा है उतना उनके बीच में कोरिलेशन लो माना जाएगा. जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ 0.8 आ रहा है कोरिलेशन फैक्टर और 0.5 आ रहा है, तो 0.5 और 0.8 में हम जानते हैं कि हायर रीडिंग होती है 0.8 पॉजिटिव साइड, तो ऑब्वियस है कि 0.8 जहाँ पर आ रहा है उन फैक्टर्स के बीच में कोरिलेशन इज़ क्वाइट हाई देन इन द कोरिलेशन इन बिटवीन 0.5. मान लीजिए एक तरफ आ रहा है माइनस का 0.2 और दूसरी तरफ आ रहा है पॉजिटिव 0.8, तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा पॉजिटिव साइड बड़ा होता है, तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिव साइड बड़ा होने का मतलब है कि जिधर पॉजिटिव आंसर आया है उधर कोरिलेशन फैक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी वो क्वांटिटीज़ एक दूसरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिलेट करती हैं. तो यहाँ हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्वांटिटीज़ क्या क्या हो सकती है जिनके बीच में हम कोरिलेशन का डिस्कशन करेंगे. जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ एज एंड हाइट, age and weight, any type of dimensions and related area or volume or anything else, speed and time or distance. in economics अगर मैं economics की ही बात करूं, price and quantity demanded, price and quantity supplied. Okay, so there are many other factors also. Age of marks of students in different examination. There are many topics are there which can be related into correlation. तो जैसे जैसे हमारा चैप्टर बढ़ेगा उसमें आपको variety of questions मिल जाएगा and you will got to know कि how exactly they are going to be related. So correlation का define मैंने आपको बताया कि मेरे पास दो वेरिएबल्स होंगे. देखिएगा हर जगह मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं जो क्वांटिटी में शो हो सकते हैं और उनको हम कोरिलेट करना सीखेंगे. कोरिलेशन का जो कॉफिशिएंट होता है, जो आंसर होता है वो -1 और 1 के बीच में रोम करता है. -1 से 1 के बीच में आपका कोरिलेशन फैक्टर का आंसर आना चाहिए. -1 एंड 1 लिमिट है, यानी आप कहें कि कोरिलेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं और मेरा आंसर +2 आ गया, गलत है, +2 नहीं आ सकता. कोई कहे कि मैं कोरिलेशन का क्वेश्चन कर रहा था, आंसर आया -3, नहीं आ सकता. कोई कहे मैं क्वेश्चन कर रहा था कोरिलेशन का 4 या -4, आंसर आया, गलत है, क्योंकि कोरिलेशन का आंसर जो होता है वो -1 से 1 के बीच में ही रोम करता है. -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और इन दोनों के इन बिटवीन भी अगर कोई टॉपिक आ रहा है या नंबर आ रहा है तो वो हो सकता है. तो ये लिमिट्स आपको याद होनी चाहिए. इसके बाद हम बात करते हैं लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन की. लेट्स सी ये दोनों टॉपिक्स क्या होते हैं. देखिएगा लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन का मतलब क्या है. उससे पहले एक टॉपिक है पॉजिटिव और नेगेटिव. पहले पॉजिटिव एंड नेगेटिव बता देता हूँ, सीक्वेंस में थोड़ा गड़बड़ कर दिया था मैंने. मैं आपको अभी बता रहा हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन. Positive and negative correlation. So here both variables change in same direction.
अगर आपके फैक्टर्स इस तरीके के हैं, वेरिएबल्स इस तरीके के हैं जो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं या चेंज करते हैं, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और यहाँ बोथ वेरिएबल चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि मान लीजिए मेरा फर्स्ट वेरिएबल है, सपोज इसका नाम लिख दिया मैंने x, और दूसरे वेरिएबल का नाम लिख दिया y, या दूसरा आइटम का नाम लिख दिया y। अगर x इंक्रीज हो रहा है साथ में y भी इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन। x डिक्रीज हो रहा है, y भी डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए प्राइस ऑफ एन आइटम एंड क्वांटिटी सप्लाइड। जब आप लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाईज पढ़ेंगे इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपको पता चलेगा प्राइस और सप्लाई सेम डायरेक्शन में मूव करती है। यानी जैसे जैसे प्राइस इज इंक्रीज्ड, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस। पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल है। और देखिएगा, आप सब जानते हैं 15-16 की एज तक हमारी हाइट इंक्रीज होती है, उसके बाद ज़रूर स्टॉप हो जाती है, एक मैक्सिमम हाइट के बाद हम आगे नहीं बढ़ते हैं। बट स्टिल अगर हम 15-16 तक का क्राइटेरिया देखें, तो जैसे जैसे मेरी एज इंक्रीज हुई होगी या आपकी भी एज इंक्रीज हो रही है, तो आपकी एज के साथ हाइट इंक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं होता है कि एज बढ़ती जा रही है और हाइट कम होती जा रही है। हाइट रुक सकती है, एक जगह कांस्टेंट हो सकती है, बट कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एज बढ़ने के साथ आपकी हाइट कम हो रही है। तो यानी एज और हाइट हमेशा सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। कंटिन्यूस ऑर्डर में, सीधे ऑर्डर में चलेंगे आप, करेक्ट ऑर्डर में चलेंगे तो एज बढ़ने के साथ हाइट इंक्रीज होगी। अगर आप पास्ट में देखेंगे, जैसे जैसे आप पुरानी फ़ोटोज़ अपनी देखेंगे, जब आपकी एज कम थी, तो एज कम होने के साथ आपकी हाइट भी कम होती हुई आपको दिखेगी। और देखिएगा, मान लीजिए जैसे हम बात करते हैं कि एक रेक्टेंगल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। रेक्टेंगल की अगर डायमेंशंस को हम इंक्रीज करेंगे, तो ऑब्वियस है उसका एरिया इंक्रीज होके आएगा। हम क्वांटिटी परचेज ले लेते हैं और टोटल अमाउंट ले लेते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ बिल ले लेते हैं। जैसे जैसे मैं क्वांटिटी परचेज बढ़ाऊंगा, टोटल अमाउंट ऑफ बिल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मैं क्वांटिटी परचेज घटाऊंगा, टोटल अमाउंट ऑफ बिल घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ओके, अब बात करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन की। सो नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स बोथ क्वांटिटीज मूव या चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन। लेट्स सी, देखिएगा रिलेशन ये है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप डिमांड थ्योरी पढ़ने जाएंगे, प्राइस एंड डिमांड हमेशा इन्वर्सली रिलेट करते हैं। और देखिएगा, और देखिए आप स्पीड एंड टाइम। आप कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, एज यू आर इंक्रीजिंग योर स्पीड, टोटल टाइम टेकन विल फॉल। एज यू आर डिक्रीजिंग योर स्पीड, टोटल टाइम टेकन विल इंक्रीज। सो स्पीड एंड टाइम नेगेटिवली रिलेट करते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों फैक्टर्स x और y सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर उनके बीच का रिलेशन या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो नेगेटिव कोरिलेशन माना जाएगा। ये बात आपको देखनी पड़ेगी। तो अब जब मैंने आपको बताया ना कि कोरिलेशन का आंसर -1 और 1 के बीच में मूव करता है, तो 1 आने का मतलब, पॉजिटिव 1 आने का मतलब क्या है, दोनों चीज़ें पॉजिटिवली कोरिलेट कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। और अगर नेगेटिव साइड जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों चीज़ें नेगेटिवली कोरिलेट कर रही है, यानी एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, ये इसका मतलब है। इसके बाद हम बात करेंगे लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन का। देखिएगा, लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, लीनियर, नॉन लीनियर। Here both variables
will change in a constant ratio or proportion. जबकि here they change but not in a constant ratio or proportion. Okay, let's see by an example, by some numerical example ले लेते हैं इसका. I am having a factor x, another factor y. Suppose I am taking the readings of x as 2, 4, 6 and 8 and taking the value of y as 3, 6, 9 and 12. Now see, every time I had an increase of 2 points in x. Here every time there is a change of 3 points in y. Yani x increases by 2, y increases by 3. So now if I ask you कि after this 8 अगर यहाँ 10 आ जाता है तो यहाँ क्या आएगा? You can easily say answer will be 15. If I say here 10 के बाद यहाँ मैं 12 लिख देता हूँ तो इधर क्या आंसर आ जाएगा? इट विल बी 18. यानी आपको एक सेट पैटर्न मिल गया कि जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है 2 पॉइंट से, y इंक्रीज हो रहा है 3 पॉइंट से. यानी x और y एक रिलेशन या एक प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं. x हर बार 2 पॉइंट्स इंक्रीज हो रहा है, y हर बार 3 पॉइंट्स इंक्रीज हो रहा है. और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन की तरफ जा रहा है या नेगेटिव की तरफ. तो देखिएगा x भी इंक्रीज हो रहा है, y भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों फैक्टर्स एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं. इसका मतलब ये पॉजिटिव कोरिलेशन की तरफ जा रहा है. एक एग्जांपल और देख लेते हैं. ये x, ये y. I took the example 2, 4, 6, 8. This time I am writing here 100, 90, 80, 70. So now you can see every time x is increasing by 2 and y is decreasing by 10. So now if I say 8 के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ 10, तो you will say 70 के बाद आएगा 60. यानी एक पैटर्न आपको मिल गया. 10 के बाद यहाँ 12, तो आप कहेंगे आंसर आ रहा है 50. यानी हर बार x 2 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो y 10 पॉइंट डिक्रीज हो रहा है. ये दोनों का एक कांस्टेंट रेट आपको मिल गया है, लीनियर कोरिलेशन. एक चीज़ और, क्योंकि x इंक्रीज हो रहा है और y डिक्रीज हो रहा है, तो इस बार ये जो एग्जांपल है ये नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल है. पॉजिटिव कोरिलेशन में हमने पढ़ा था दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं. नेगेटिव कोरिलेशन में हमने पढ़ा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. ओके, लेट्स हिट विद नॉन कोलिनियर या नॉन लीनियर. यू टुक एग्जांपल ऑफ x एंड y. 2, 4, 6, 8. X is increasing by 2. Now see the y. 3, 8, 18, 25. So now you can see 5 point, 10 point, 12 point. So x is increasing by 2, but y increase is not constant. You can see y is increasing also, but नॉट विद ए कॉन्स्टेंट रेट. तो अब मैं आपसे पूछूं बच्चा यहाँ पे 8 के बाद मैं 10 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 30 के बाद क्या नंबर आएगा? आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपको एक पैटर्न जज नहीं हो पा रहा है. मैं आपको कह दूँ 10 के बाद 12 आ जाए तो इधर क्या नंबर आएगा? आप एक पैटर्न नहीं बता पाएंगे. इधर आप आसानी से बता सकते थे कि अगली 2 रीडिंग, अगली 3 रीडिंग क्या हो सकती है, बट इस बार नहीं बता पाएंगे क्योंकि x कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है, बट उस स्पीड से y में कोई पैटर्न आपको नहीं मिल रहा है. एक बार y 5 पॉइंट बढ़ा, फिर then 10 एंड then 12, तो अगली बार कितने पॉइंट बढ़ेगा? वी कैन नॉट से दैट. लेट्स हिट वन मोर एग्जाम्पल. हाँ, ये चीज़ और है कि यहाँ पर दोनों ही x और y इंक्रीज हो रहे हैं एक साथ,
तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन की तरफ हमें ले जाएगा। ये तो फैक्ट है कि दोनों पॉजिटिव कोरिलेशन में जाएंगे। ओके, अगला नंबर देखते हैं हम। सपोज मेरे पास x और y है, 12, 14, 16, 2 पॉइंट इंक्रीज, बट यहाँ पर मैं लेता हूँ 5, 12, देन 15। सी अगेन x का कांस्टेंट इंक्रीज मिल गया, बट y में आपको कोई पैटर्न नहीं मिल पाएगा। यानी इसमें जो कोरिलेशन है वो नॉन कोलीनियर या नॉन लीनियर का टाइप का है। सॉरी, मैं बार बार कोलीनियर वर्ड पे आ जाता हूँ क्योंकि वो मुझे थोड़ी आदत सी है। सो प्लीज़ वर्ड देखिएगा, एक लीनियर है, एक नॉन लीनियर है। लीनियर में दोनों में आपको एक सेट पैटर्न मिल जाएगा, कांस्टेंट रेशियो में जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो चेंज होंगे, जबकि नॉन लीनियर में वो कांस्टेंट रेशियो आपको नहीं मिल पाएगा। तो यू कैन नॉट जज द नेक्स्ट रीडिंग्स और द नेक्स्ट आइटम्स अपकमिंग in your next series. So we have gone through the meaning, we have gone through the define linear and non-linear correlations, and also I have given you the coefficient readings कि आंसर -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। So students, there are 3 methods of correlation calculation. First is Lorentz curve method, जो सबसे लीस्ट पॉपुलर है, सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा है कार्ल पियर्सन मेथड, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर और सबसे मोस्ट यूज्ड है। इस मेथड को हमें डिटेल स्टडी करना है। एंड द थर्ड मेथड इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। अब आपके लिए मैं न्यूज़ बता दूं कि ये डिडक्टेड टॉपिक्स में है। आपको पता है अभी सीबीएसई ने आपके कुछ कोर्स में डिडक्शन किया है ड्यू टू द कोविड-19 सिचुएशंस, तो ये टॉपिक इस बार इस सेशन के लिए हट गया है। तो अभी हमें केवल कार्ल पियर्सन मेथड को डिस्कस करना है। बट बिफोर दैट मैं आपको एक बार डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन के ऊपर एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। मैंने आपको बताया था दैट योर कोरिलेशन आंसर कम्स इन बिटवीन -1 एंड 1, और मैंने ये भी बताया था आपको शॉर्ट में कि जितना वो 1 की तरफ, पॉजिटिव 1 की तरफ जा रहा है उतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन माना जाता है, और जितना नेगेटिव 1 की तरफ जाता है उतना उसका कोरिलेशन वीक माना जाता है। तो ये कैसे डिसाइड होता है और क्या कुछ इसकी कैटेगरीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम टॉपिक देख रहे हैं डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। बेसिकली जो हमारा आंसर आएगा उसको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। डिग्रीज के नेम, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। सबसे पहले परफेक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब परफेक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन का मतलब है अगर आपका आंसर, कोरिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आ गया +1 या -1। 1 अगर पॉजिटिव साइड आ रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और नेगेटिव साइड आ रहा है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। दूसरा होता है हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर आपका आंसर पॉजिटिव साइड में 0.75 और 1 के बीच में आ जाए, या नेगेटिव साइड में -0.75 एंड -1 के बीच में आ जाए, यानी 0.75 और 1 के बीच की रीडिंग 0.8, 0.9, 0.94, 0.85, 0.82, 0.75 और 1 के बीच में रीडिंग होनी चाहिए। पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो पॉजिटिव, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव साइड आ रहा है तो नेगेटिव या हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। फिर आता है मीडियम या मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। मीडियम या मॉडरेट कोरिलेशन के लिए जो रीडिंग्स होती हैं वो होती हैं बिटवीन 0.25 एंड 0.75, और नेगेटिव साइड में ये हो जाता है बिटवीन -0.25 एंड -0.75। तो आप नंबर याद रखिए, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइड, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड। नेक्स्ट, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लो के लिए आंसर रहता है बिटवीन 0 एंड 0.25 ऑन बोथ साइड।
0.1, 0.19, 0.14, 0.08, ये पॉजिटिव नेगेटिव देख के आप साइन लगा सकते हैं। एंड लास्ट इज ज़ीरो कोरिलेशन। अब ज़ीरो में ध्यान रखिए, अब ज़ीरो पॉजिटिव नेगेटिव के फेयर में नहीं पड़ता है, ज़ीरो केवल ज़ीरो होता है। तो आपको वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलना है, आपको सीधे बोलना है ज़ीरो कोरिलेशन। और ज़ीरो कोरिलेशन का सीधा सा मतलब है कि वो दोनों फैक्टर्स आपस में किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं हैं, दोनों के बीच में कोई डिपेंडेंस नहीं है, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट टॉपिक्स। So we have got the theory section covered into this particular lecture. In the next lecture, we are going to have a detailed discussion of that Karl Pearson method.